स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग 8 जनवरी 1942। स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट है, ठीक है, कॉस्मोलॉजिस्ट है, फिजिस्ट है। इनका जन्म हुआ है 8 जनवरी 1942 को और इनकी डेथ हुई है 14 मार्च 2018 में। सो यहाँ पे डेथ का डेट नहीं दिया है। मे बी उस वक्त टेक्स्ट बुक प्रिंट हुई, मतलब उसके पहले ही ये टेक्स्ट बुक प्रिंट आउट हुई होगी, ठीक है, शायद उस वजह से इसमें डेथ का डेट नहीं है, क्योंकि 2 साल पुराना ही सिलेबस चल रहा है, ठीक है। तो बुक हो सकता है उसके पहले ही प्रिंट हुई तो 2 साल पहले उनका डेथ हुआ है, तो डेथ का डेट नहीं है। ही इज एन इंग्लिश theoretical physicist, cosmologist, author and director of research at the Center of Theoretical Cosmology within the Cambridge University. इंग्लिश मतलब ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड के, इंग्लैंड से। थियोरेटिकल मतलब थियरीज लिखने वाले। फिजिस्ट मतलब जिन्होंने फिजिक्स के बारे में, इट्स अबाउट मोशन, ठीक है। फिजिक्स मतलब मोशन से रिलेटेड, मोशन, लॉ, फोर्स एक्सेट्रा, दैट कम्स अंडर फिजिक्स। कॉस्मोलॉजिस्ट मतलब जो कॉस्मोलॉजी की स्टडी की है, ठीक है। देखो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, तो मैं बता सकता हूँ फिजिक्स मतलब जो मोशन, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ों से डील करता है जो साइंस। कॉस्मोलॉजी डील्स विथ प्लैनेट, कॉस्मोलॉजी डील्स विथ प्लैनेटरी साइंस। सो जो प्लैनेट्स की स्टडी, सन, मून एक्सेट्रा, ठीक है, जो प्लैनेटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। लेकिन उसकी लाइफ कब से एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ, बिग बैंग थियरी सुनी होगी, ब्लैक होल सुना होगा, ये सब स्टडीज कहाँ पे आती है, कौन सी फील्ड में आती है, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो दिस टू आर ब्रांच ऑफ साइंस, दिस branch of science which deals with the study of motion etc, branch of science which deals with study of planetary system। ऑथर भी रहे हैं स्टीफन हॉकिंस, ऑथर भी रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट द सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी, और थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी के डायरेक्टर भी रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं कहाँ के, रिसर्च ऑफ सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी के विद इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर की जगह पर भी थे, डायरेक्टर के पोस्ट पे भी रहे हैं, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किसके डायरेक्टर, रिसर्च ऑफ सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी के। हॉकिन वाज द फर्स्ट टू सेट आउट अ थियरी ऑफ कॉस्मोलॉजी एक्सप्लेन्ड बाय अ यूनियन ऑफ जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ये वो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने कॉस्मोलॉजी को एक्सप्लेन किया, कॉस्मोलॉजी को एक्सप्लेन किया किससे जोड़कर, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स से। अब ये सब वर्ड्स तुम्हें बाउंस होंगे, क्योंकि ये सब 10th के बाद साइंस लोगे तो ये सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। या फिजिक्स में तुम फिजिक्स को तुम आगे मैच्योर करोगे, ग्रेजुएशन फिजिक्स से करोगे या पीएचडी करोगे, तो फिर भी मैं थोड़ा जनरल में बता देता हूं। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब थियरी ऑफ मोशन, टाइम और स्पेस का रिलेशनशिप, टाइम और स्पेस का रिलेशनशिप है मोशन का। टॉपिक इज अबाउट मोशन। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज रिटर्न बाय न्यूटन। उसके बाद उसमें कुछ मिस्टेक्स थी जिनको आइंस्टाइन ने करेक्शन किया। तो अभी जो थियरी पढ़ी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज जनरल थियरी, इट्स रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी मेड बाय आइंस्टाइन, ठीक है। सो रिलेटिविटी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल बहुत बड़ा डिटेल है, सिर्फ नाम से मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं, जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स, एनर्जी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्वांटम, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम मशीन्स, ठीक है। सो इन्होंने, ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉस्मोलॉजी और कॉस्मोलॉजी को जोड़कर दिखाया जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मशीन से। क्वांटम मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, मशीन्स। थोड़े से साइंटिफिक टर्म है, साइंटिफिक वर्ड है, हो सकता है बाउंस हो, ठीक है, क्योंकि उसका डिटेल तुम्हें नहीं पता इसलिए। नेक्स्ट, हॉकिन इज एन ऑनरी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, FRSA। ये इनको बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, कहाँ के, FRSA के, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, FRSA, ठीक है। अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ,
इधर स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि पॉन्टिफिशियल करके कोई एकेडमी नहीं है, हाँ पॉन्टिफिशियल है। सो यहाँ पर जहाँ तक मैं जानता हूँ इट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स पॉन्टिफिशियल। यहाँ पॉटी लिखा है लेकिन इट्स PONTI, पॉन्टिफिशियल एकेडमी ऑफ साइंस। तो ये लाइफ टाइम मेंबर है, किसके लाइफ टाइम मेंबर है? पॉन्टिफिशियल एकेडमी ऑफ साइंस के। पॉन्टिफिशियल करके नहीं है, इट्स पॉन्टिफिशियल PON। तो आई थिंक सो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट्स N ओवर हियर, ठीक है। तो डू द करेक्शन, इट्स N। Pontifical Academy of Science and a recipient of President Medal of Freedom, the highest civilian award in US। और इनको US का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, ये US का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो इन्हें मिला है। दिस लेसन गिव्स अस एन इनसाइट। अब लेसन किसके बारे में यहाँ लिखा है? द लेसन गिव्स अस एन इनसाइट अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट, हिज लाइफ एंड हिज वर्क। ये लेसन में हम लोग ये महान साइंटिस्ट के बारे में, इसकी जिंदगी के बारे में और इनके कामों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टीफन हॉकिंस, देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स का मीनिंग दिया है तो आई हैव नॉट रिटन इट। सो स्टीफन हॉकिंस बॉर्न जनवरी 8, 1942। कभी बॉर्न हुए हैं? जनवरी 8, 1940। इट्स अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। मैंने पहले कहा इंग्लिश मतलब बिलोंग्स टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों को ब्रिटिश कहा जाता है, तो वो ब्रिटिश साइंटिस्ट है। प्रोफेसर भी है, प्रोफेसर जो कॉलेजेस में या कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है। और ऑथर भी है, यानी इन्होंने बुक्स भी लिखी है। साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, प्लस ऑथर है, ठीक है, बुक्स लिखी है। हु हैड डन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, जिन्होंने अभी ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब जमीन तोड़ने वाला नहीं, यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग मुहावरे के तौर पर दिया है। ग्राउंड ब्रेकिंग यानी बहुत बड़े, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा काम किया है। किसमें बड़ा काम किया है? फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में, ठीक है। एंड हुज बुक्स हैज हेल्प टू मेक साइंस एक्सेसिबल टू एवरीवन, और इनकी किताबों की मदद से साइंस कॉमन मैन तक पहुंच गई। इन्होंने जो किताबें लिखी है, इन्होंने बहुत महान कार्य किए फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में। ये ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब बड़े काम किए, ठीक है, वैल्यूएबल काम किए, वर्ती काम किए। अदरवाइज कोई बच्चे तो ग्राउंड ब्रेकिंग यानी जमीन तोड़ के फिजिक्स निकाले, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और इन्होंने साइंस को एक्सेसिबल बनाया। एक्सेसिबल मतलब अंडर कंट्रोल, यानी साइंस को रीचेबल बनाया। किसको रीचेबल? एवरीवन तक, हर एक तक साइंस रीचेबल हो जाए। इनकी बुक्स की वजह से साइंस हर एक कॉमन मैन तक रीचेबल हो गया। At the age of 21, while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis, ALS। जब वो 21 साल के थे और कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। तब उनको उनकी बीमारी डायग्नोस हुई। डायग्नोस मतलब बीमारी का पता चला। डॉक्टर्स ने बीमारी का पता उनको एक बीमारी थी, ठीक है। कौन सी बीमारी थी? एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये एक नर्वस, देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है नर्वस सिस्टम डिजीज। ये ऐसी बीमारी है जिसमें ह्यूमन की नर्वस सिस्टम ब्लॉक होते जाती है और खराब हो जाती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम उसको कहते हैं जो ब्रेन से बॉडी को कनेक्ट करती है। ब्रेन से बॉडी के हर एक मसल्स को कनेक्ट करने वाले सिस्टम को कहते हैं नर्व्स। ब्रेन से बॉडी को कनेक्शन करने वाले हर एक वायरिंग की तरह समझ लो, ठीक है, हर एक सेल्स को कहते हैं नर्व सेल्स, ठीक है। तो इनकी नर्व सेल्स डैमेज होने लगी, जिसकी वजह से इनके मसल्स आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब मसल्स पे कंट्रोल चला गया। लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो इनको पैरालाइज हो गया, पैरालाइज्ड, लकवा हो गया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म बीमारी का क्या? ALS। पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्टोरी वॉज, देखो 21 में इनको पैरालाइज हो गया, ठीक है। अभी भी जीवित है, यहाँ 8 जनवरी बॉर्न है 42 और अभी ये है दुनिया में, ठीक है। पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्टोरी वॉज डिपिक्टेड इन 2014 फिल्म द थियरी ऑफ एवरीथिंग। इनकी जिंदगी का एक पार्ट उस पर मूवी बनी है जो 2014 में आई थी। क्या नाम था मूवी का? थियरी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर द years Stephen Hawking has written or co-written a total of 15 books। मतलब उसके बाद के सालों में उन्होंने खुद लिखी या को रिटर्न या किसी की मदद से लिखी। कितनी बुक? टोटल 15 बुक्स लिखी है, ठीक है।
अ फ्यू ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी इंक्लूड, और उसमें से कुछ बहुत नोटवर्दी यानी उसको बोलते हैं ना एकदम वैल्यूएबल है, ठीक है, नोटवर्दी यानी नोट करने जैसा कि ऐसी बुक्स लिखी है, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल बुक्स लिखी है. ऑलराइट. In 1988, Hawkins catapulted to international prominence with the publication of a brief history of time. ठीक है. 1988 में इन्होंने लॉन्च की, कैटापुलेटेड मतलब बुक लॉन्च करना. 1988 में इन्होंने एक बुक लॉन्च की, किधर, इंटरनेशनल प्रोमाइंसेस, ठीक है, मतलब एक बुक लॉन्च की इंटरनेशनल प्रोमाइंसेस में, और वो पब्लिकेशन, वो बुक का नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम. बुक का नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम. द शॉर्ट informative book became an account of cosmology for the masses and offered an overview of space and time, the existence of God and the future. ये बुक शॉर्ट इंफॉर्मेटिव थी, ठीक है, मतलब ये बुक में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन था कॉस्मोलॉजी का, मासेस के कॉस्मोलॉजी का, ठीक है. दूसरा स्पेस और टाइम का रिलेशनशिप था बुक में, और गॉड का एग्जिस्टेंस क्या है उसके बारे में था बुक में, ठीक है, गॉड का एग्जिस्टेंस और फ्यूचर क्या है, ठीक है. नेक्स्ट, द वर्क वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस. ये बहुत फास्ट सक्सेसफुल हुआ. इनकी ये बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने लॉन्च की थी ये बुक. इंटरनेशनल प्रोमिनेंस मतलब इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली बुक थी. बुक का नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है. ये बुक बहुत फास्ट सक्सेसफुल हुई. इंस्टेंट मतलब वेरी फास्ट सक्सेसफुल हुई. स्पेंडिंग मोर देन 4 years अटॉप द, ये बुक टॉप पे थी किसके, 4 साल लगातार टॉप पे थी. कहा, लंदन संडे टाइम्स पे बेस्ट सेलिंग लिस्ट. लंदन संडे टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक पे लगातार 4 साल तक ये बुक का नाम रहा, ठीक है. लंदन संडे टाइम बेस्ट सेलर बुक की लिस्ट में ये बुक का नाम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम कंटिन्यूस 4 साल तक टॉप लिस्ट में था. Since its publication, it has sold millions of copies worldwide and have been translated into more than 40 languages. ठीक है, जब से वो बुक पब्लिश हुई, ये वाली बुक जब से पब्लिश हुई, ठीक है, उसकी मिलियंस ऑफ कॉपी, मिलियंस, ठीक है, कई लाख कॉपीज उसकी सोल्ड हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड. 1 million 10 lakhs, तो मिलियंस है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सोल्ड हुई. और उसको 40 से ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया. उनकी बुक को मोर देन 40 लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई वो बुक. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक का नाम है, ठीक है. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ऑल्सो वॉजंट एज इजी टू अंडरस्टैंड एज सम हैड होप. इतना आसान भी नहीं थी कि जितना सब हर कोई उम्मीद कर रहा है कि आसान, उतना इजीली उसको बुक को समझना नहीं, समझे, इतनी इजी बुक नहीं थी कि हर कोई समझ सकता है. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इतनी इजी बुक नहीं थी जितना हर कोई उम्मीद कर रहा था. So in 2001, Hawkins followed up his book with the universe in a nutshell. तो इसके बाद उन्होंने और एक बुक लॉन्च की लगभग 13 साल बाद 2001 में, ठीक है. 1988 के बाद 2001 में हॉकिन ने और एक बुक लॉन्च की, ठीक है, और वो क्या थी, द यूनिवर्स इन अ नटशेल. वो बुक का नाम है द यूनिवर्स इन अ नटशेल, विच ऑफर्ड मोर देन इलस्ट्रेटेड गाइड, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे पिक्चर के थ्रू कॉस्मोलॉजी की बिग थियरी को एक्सप्लेन किया गया है. ऑलराइट. ब्रीफ थियरी ऑफ टाइम इतनी आसान बुक नहीं थी जितना हर कोई उम्मीद कर रहा था. इसलिए 2001 में हॉकिंस ने और एक बुक लॉन्च की जिसका नाम है द यूनिवर्स इन अ नटशेल. और ये बुक में बहुत सारे इलस्ट्रेटेड यानी एग्जाम्पल, पिक्चर, डायग्राम हैं जो कॉस्मोलॉजी की बिग थियरी को इजीली एक्सप्लेन कर रहे हैं. इलस्ट्रेट मतलब एक्सप्लेन्ड. इन 2005, Hawkins authored the even more accessible A Brief History of Time, which further simplified the original work's core concept and touched upon the newest development in the field of like string theory. उसके बाद उन्होंने 2005 में और एक बुक लॉन्च की, अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम. देखो वो बुक और ये बुक में नाम का फर्क है. वो ब्रीफ हिस्ट्री है, ये ब्रीफर हिस्ट्री है, ठीक है. ब्रीफर यानी मोर ब्रीफिंग, ठीक है.
2005 में इन्होंने और एक बुक लॉन्च की जो ज्यादा इजी थी, नाम है बुक का अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो और ज्यादा सिंप्लीफाई कर रही है ओरिजिनल वर्क को, यानी जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है उसको और ज्यादा सिंपल करके इन्होंने एक दूसरी बुक लॉन्च की जिसका नाम था ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड टच्ड अपॉन द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड लाइक स्ट्रिंग थियरी। ठीक है, जिनमें मतलब ये ओरिजिनल वर्क का कोर सेंटर था, कोर कॉन्सेप्ट, और किसको छू गया, न्यू डेवलपमेंट हुआ स्ट्रिंग थियरी में। अब ये स्ट्रिंग थियरी क्या है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रिंग थियरी में एक नया सा डेवलपमेंट था, मैं आगे बताता हूं व्हाट इज स्ट्रिंग थियरी। कोर मतलब सेंट्रल पार्ट, बेस एकदम डीप। ठीक है, नाउ दिस इज द इमेज ऑफ हॉकिंस। ठीक है, पूरी तरह से डिसेबल्ड थे, इवन ही कांट मूव हिज नेक, हाथ पैर मूव करना दूर की बात है, नेक भी मूव करना उनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, इनके लिए एक स्पेशल चेयर डेवलप की गई, एक स्पेशल कम्युनिकेटिंग मशीन डेवलप की गई। कम्युनिकेटिंग जैसे मतलब इनके पास एक डिस्प्ले था, एक मशीन थी, ये सिर्फ मतलब वो मशीन इनकी आंखों की लैंग्वेज समझती है, मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं मशीन इजीली समझ के उसको ट्रांसलेट कर देती है वर्ड्स में। ठीक है, तो विल स्टडी अबाउट इट आगे। ठीक है, टुगेदर दिस 3 books along with Hawkins' own research and paper articulate the physicist's personal search of science holy grail, a single unifying theory that can combine cosmology, the study of big, with quantum mechanics, the study of small, to explain how the universe began. 3 बुक, अब तक इन्होंने 3 बुक जो लिखी थी, फर्स्ट वाली अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, सेकेंड बुक थी द यूनिवर्स इन अ नटशेल, थर्ड बुक अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसके बाद यूनिवर्स इन अ नटशेल, और थर्ड बुक थी ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये तीनों बुक मिलाकर, इसके अलावा इनके जो रिसर्च, इन्होंने जो रिसर्च की और जो रिसर्च पेपर थे, ठीक है, ये सब मिलाकर इनका पर्सनल, इनकी जो मतलब ये सब मिलाकर इनकी 3 बुक्स प्लस इनने जो रिसर्च किए उसके पेपर्स, आर्टिकुलेट्स मतलब तीनों मिलाकर, आर्टिकुलेट्स द फिजिक्स यानी शोस द फिजिस्ट मतलब ये फिजिक्स के महारत है, फिजिक्स के गुरु है। ठीक है, फिजिस्ट पर्सनल सर्च फॉर साइंस होली ग्रेल, यानी इनका जो पर्सनल सर्च है वो क्या है, साइंस का होली ग्रेल, मतलब साइंस के पीछे पूरी तरह से कोशिश करना, पूरी तरह से खोज करने की कोशिश करना। देखो इनकी ये तीनों बुक और इनका जो सर्च पेपर है ये क्लियर करता है कि ये साइंस में कितने आगे तक इनकी खोज चली गई। ठीक है, इन्होंने एक सिंगल यूनिफाइंग थियरी बनाई, एक ऐसी थियरी जो कॉस्मोलॉजी को और क्वांटम मैकेनिक्स को कंबाइन करती है। देखो ये मैकेनिक्स है, पीछे इंट्रोडक्शन में मशीन्स लिखा है, तो वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने रीड किया था तो मैकेनिक्स ही रीड किया था, फिर मैंने थोड़ा सा गौर किया तो इट वाज मशीन। तो मशीन, क्वांटम मशीन तो कोई वर्ड नहीं होता है, इट्स क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी जो बिग बैंग थियरी, कॉस्मोलॉजी जो बिग बैंग थियरी है, मतलब अबाउट द यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू कॉस्मोलॉजी देयर आर द यूनिवर्स। देखो हम लोग अर्थ पे जो है इज कॉल्ड वर्ल्ड, हमारा जो मिल्की वे है जिसमें हमारा सन है और 9 अदर प्लैनेट्स है, कॉमेट्स है, और जो भी हमारे उसमें, उसको हमारा मिल्की वे बोलेंगे। ठीक है, ऐसे यूनिवर्स में कई सारे मिल्की वेज है, ऑल ओवर यूनिवर्स में कई सारे सन्स है, हमारा सन उसमें से एक सन है और वो भी स्मॉलर है उनसे, मतलब इससे भी बड़े बड़े सन्स है। ठीक है, हमारा मिल्की वे अकॉर्डिंग टू कॉस्मोलॉजी, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ इसके लिए मैं कॉस्मोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कॉस्मोलॉजी हमारा जो मिल्की वे है, मैं सिर्फ हमारे अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा सन, हमारे 9 प्लैनेट्स एक्सेट्रा, ये सब यूनिवर्स में कितना है पता है, जैसे समुद्र में एक ड्रॉप, समुद्र से एक ड्रॉप निकालो तो जितना बड़ा हमारा मिल्की वे है, ठीक है, वो ड्रॉप के साइज का है, और जो समुद्र है पूरा वो यूनिवर्स है। ठीक है,
आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्मोलॉजी. इट्स अ फील्ड ऑफ साइंस which deals with the study of universe. All right. So cosmology, the study of big, huge, बहुत सारा, and quantum mechanics, study of small. Quantum मतलब small electromagnetic energy. तो बड़े की मतलब सब कुछ इनकी स्टडी में, इनकी बुक्स में, इनके रिसर्च में साइंस के लिए, बोलते हैं ना साइंस के लिए बहुत ज्यादा चाहत. होली ग्रेल एक डायलॉग फॉर्म है, मुहावरा है जो यूज होता है ये बताने के लिए कि बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ना या बहुत ज्यादा उसके लिए कोशिश करना. तो साइंस के लिए इनके अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता थी. ठीक है, ये थोड़ा सा टफ लाइन है, इसके लिए डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं. इनके अंदर साइंस के लिए बहुत ज्यादा चाहत थी. ठीक है, और इन्होंने यूनिफाई किया, मतलब एक में ही सारी, एक ही चीज में सब कुछ कंबाइन किया. क्या? कॉस्मोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, फिर एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगेन, और इन्होंने अपनी बुक्स में भी बताया कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ है. इट्स दिस काइंड ऑफ एम्बिशियन थिंकिंग दैट हैज अलाउड हॉकिंस, हु क्लेम ही कैन थिंक इन 11 डायरेक्शन, टू ले आउट सम बिग पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमन काइंड. दिस काइंड ऑफ एम्बिशियस थिंकिंग, उनकी यही एमफुल थिंकिंग थी जो ये बता रही थी. जो मतलब हॉकिंस अपने आप ये क्लेम करते थे कि वो 11 डायरेक्शन में सोच सकते हैं, 11 डायमेंशन में सोच सकते हैं, यानी 11D. 3D पिक्चर, तुमने 3D मॉडल देखा होगा, 3D ड्राइंग देखी होगी, 4D, 5D, 6D. हॉकिंस के हिसाब से वो खुद 11 डिमेंशन में सोच सकते हैं. ठीक है, और ये उनकी एम्बिशन की, मतलब ये जो उन्होंने लिखा, ये जो उन्होंने थियोरी बनाई, ठीक है, जिसमें कॉस्मोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स और यूनिवर्स बिगेन, ये सब कुछ के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, टू ले आउट सम बिग पॉसिबिलिटी फॉर, जिससे इंसानियत के लिए कुछ नई पॉसिबिलिटीज, कुछ नई हो पा सकते हैं. ठीक है, ही कन्विंस दैट टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल. उन्होंने ये बात, उन्होंने सहमत किया, प्रूफ किया. कन्विंस मतलब सबको इस बात से सहमत किया या प्रूफ किया. क्या प्रूफ किया? कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, टाइम का ट्रेवल होना पॉसिबल है, एंड दैट ह्यूमन में इंडीड कॉलोनाइज अदर प्लैनेट इन फ्यूचर. और उन्होंने ये बात भी आगे रखी कि इन फ्यूचर ह्यूमन बीइंग दूसरे प्लैनेट को भी कॉलोनाइज कर सकते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग सिर्फ अर्थ पे पाए जाते हैं, इन फ्यूचर हो सकता है ह्यूमन बीइंग दूसरे प्लैनेट पे भी जाके बसे. ठीक है, in September 2010, Hawkins spoke against the idea that God could have created the universe in his book, The Grand Design. फिर एक बुक और उन्होंने लिखी थी, that was in 2010, और उसमें वो क्या कह रहे हैं? इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि God could have created the universe. इसके खिलाफ उन्होंने वो बुक में बोला कि गॉड ने ये यूनिवर्स क्रिएट किया. इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो अपनी बुक में. ठीक है, और बुक का नाम क्या है? द ग्रेट डिजाइन. हॉकिंस प्रीवियसली आर्ग्यूड दैट बिलीव इन अ क्रिएटर कुड बी कंपैटिबल विद मॉडर्न साइंटिफिक थियरी. ठीक है, उन्होंने इस बात पे पहले ही आर्ग्यू किया था कि क्रिएटर पे विश्वास करना कंपैटिबल मतलब सपोर्टेबल हो सकता है मॉडर्न साइंटिफिक थियरी के साथ. मॉडर्न साइंटिफिक थियरीज के साथ बिलीवर्स पे, क्रिएटर पे बिलीव करना, क्रिएटर मीन्स गॉड, कंपैटिबल हो सकता है. कंपैटिबल मतलब इक्वल, मतलब उसको सपोर्ट कर सकता है. ठीक है, साथ में काम करना, इक्वल. ये दोनों आइडियाज देखो, यहाँ पे दो आइडिया है. साइंस बिलीव्स के, साइंस के हिसाब से एवरीथिंग बिकेम, मतलब अपने आप हो गया. डार्विन थियरी के हिसाब से लाइफ ऑटोमेटिकली पानी में स्टार्ट हुई और फिर धीरे धीरे अडेप्टेशन होता रहा और एनिमल्स ट्रांसफॉर्म होते रहे, डार्विन्स थियरी के हिसाब से. और रिलीजियस थियरी के हिसाब से, धार्मिक किताबों के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से एडम और ईव को गॉड ने क्रिएट किए, है ना. कुरान के हिसाब से आदम और हवा, मतलब दोज आर नेम्स. ठीक है, और एक बुक है, और 2-3 बुक है. तो जो भी रिलीजियस बुक है उसके हिसाब से गॉड ने ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किए. और यहां पर क्या है? साइंस कहता है नहीं, ह्यूमन बीइंग वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एप्स, मंकी. तो दोनों थियरी आपस में टकराती है. ठीक है,
लेकिन यहाँ पे डार्विन्स क्या किस बात पे आर्ग्यू कर रहा है कि क्रिएटर पे बिलीव करना कंपैटिबल हो सकता है, मतलब साथों साथ चल सकता है मॉडर्न साइंटिफिक थियरी के. His new work, however, concluded that Big Bang was the inevitable consequence of the law of physics and nothing more. उसके नए वर्क ने ये साबित कर दिया, ये कंक्लूड कर दिया कि बिग बैंग एक इनएविटेबल मतलब अनस्टॉपेबल, नॉन स्टॉपेबल या अनकंट्रोल्ड कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है किसका? लॉ ऑफ फिजिक्स का. फिजिक्स के लॉ का एक अनकंट्रोल रिजल्ट है क्या? बिग बैंग. ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है. बिग बैंग, देखो बिग बैंग एक थियोरी है, इसके हिसाब से इट्स अबाउट यूनिवर्स के बारे में. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ना कॉस्मोलॉजी में बिग बैंग के बारे में क्या है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, हमारा मिल्की वे उसके सामने कितना छोटा है, दैट ऑल कम्स इन इट. तो ये एक नॉन स्टॉपेबल या अनकंट्रोल कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, सॉरी, इट्स इनएविटेबल मतलब नॉन स्टॉप, कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर. बिकॉज देयर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग. क्योंकि ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी, क्योंकि देखो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी नहीं है, मून की भी ग्रेविटी है, सब प्लैनेट्स की ग्रेविटी, उसके और सन की भी ग्रेविटी है, और दूसरे जितने भी यूनिवर्स में प्लैनेट्स और स्टार्स और सन्स है उन सब में कुछ ना कुछ ग्रेविटी है. क्योंकि ग्रेविटी होती है, ठीक है, तो लॉ के हिसाब से बिकॉज देयर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, द यूनिवर्स यानी विश्व कैन एंड विल कर सकता है और करेगा क्या? नया कुछ, क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग. वो अपने आप को फिर से कुछ नहीं से भी क्रिएट करेगा. यूनिवर्स कुछ नहीं होने पर भी अपने आप को क्रिएट कर सकता है ग्रेविटी के आधार पर. ठीक है, ऐसा उनका कहना है. कौन कह रहा है ये? हॉकिंस कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? कि ग्रेविटी का लॉ है, लॉ क्योंकि लॉज है, लॉ मतलब कानून है, रूल है, किसका? ग्रेविटी का. तो यूनिवर्स के अंदर जो ग्रेविटी लॉ है, सॉरी, यूनिवर्स के अंदर जो ग्रेविटी है उसके लॉ के हिसाब से यूनिवर्स कर सकता है और जरूर करेगा अपने आप को क्रिएट नथिंग से. ठीक है, कुछ नहीं है तो भी वो क्रिएट कर सकता है. हॉकिंस सेड स्पॉन्टेनियस क्रिएशन इज द रीजन देयर इज समथिंग रेदर देन नथिंग, व्हाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट, व्हाई वी एग्जिस्ट. उन्होंने ये भी कहा कि लगातार क्रिएट होते रहना, कंटिन्यूस क्रिएशन, स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूस क्रिएशन, लगातार कुछ नया नया क्रिएट होते रहना, ये रीजन है किसका? कि कुछ ना कुछ है, नथिंग की बजाय, कुछ नहीं होने की बजाय कुछ तो है. और यही रीजन है कि यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट कर रहा है और क्यों हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, देखो बहुत हाई लेवल का साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसको इंग्लिश में जनरेट करके मुझे पता है तुम्हें, मैंने देखो अभी कॉस्मोलॉजी बताया, बिग बैंग क्या है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पता ही नहीं, क्योंकि हम लोग ने ये टीवाई में पढ़ा. ठीक है, टीवाई मतलब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हमें पढ़ाया गया जब कॉस्मोलॉजी एक सब्जेक्ट था. तो बहुत मतलब मैं सिर्फ ऊपर से ही बता पा रहा हूं. ठीक है, ऑलराइट. तो हॉकिंस के हिसाब से यूनिवर्स खुद को क्रिएट कर सकता है और करेगा. ठीक है, समझा? क्योंकि उसके पास ग्रेविटी है, तो ये लॉ के हिसाब से वो खुद को क्रिएट कर सकता है और करेगा. ठीक है, और यही वजह है कि कुछ नहीं से कुछ तो है. हम लोग इसलिए है, यूनिवर्स इसलिए है क्योंकि उसने क्रिएट किया. ठीक है, ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स ने क्रिएट किया. द ग्रैंड डिजाइन्स वाज हॉकिंस फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट अ डिकेड. ठीक है, अब ये जो 4th बुक है, क्या नाम है इसका? ग्रैंड डिजाइन. ये पूरे डेकेड, देखो डेकेड 10 साल को कहते हैं, तो पूरे 10 साल का सबसे बड़ा पब्लिकेशन, सबसे रिच, सबसे ज्यादा बिकने वाला बुक थी ये. कौन सी? द ग्रैंड डिजाइन. द ग्रैंड डिजाइन पिछले 10 साल में टॉप लेवल पे सोल्ड होने वाली. डिकेड मतलब 10 years. ठीक है, टॉप लेवल की बुक है. Within his new work, Hawkins set out to challenge Sir Isaac Newton's belief that the universe had to have been designed by God simply because it could not have been born from chaos. ठीक है,
देखो ये किसको अब चैलेंज कर रहे हैं, नए अपने नए काम से हॉकिन ने किसको चैलेंज किया, सर आइजैक न्यूटन के मान्यता को, बिलीफ को। क्या? उनके हिसाब से, सर आइजैक न्यूटन के हिसाब से यूनिवर्स को किसने डिजाइन किया है? गॉड ने। लेकिन अकॉर्डिंग टू हॉकिंस उसको चैलेंज है कि यूनिवर्स ने खुद को खुद क्रिएट किया। अकॉर्डिंग टू हॉकिंस यूनिवर्स ने खुद को क्रिएट किया बाय ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और सर आइजैक न्यूटन का बिलीव था कि इट वॉज डिजाइन बाय गॉड, सिंपली बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन बॉर्न फ्रॉम केओस, क्योंकि वो केओस से पैदा नहीं हुआ। केओस मीन्स डिस्टर्बेंस, ठीक है, मतलब यूनिवर्स में कोई डिस्टर्बेंस हुआ और यूनिवर्स डेवलप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, it is not necessary to invoke God to light the blue torch paper and set the universe going, Hawking said. Hawking कहता है, according to Hawking, God लाइट लेके नहीं बैठे हैं, लाइट लेके बैठे हैं और ब्लू टॉर्च पेपर लेकर यूनिवर्स को, मतलब लाइट शेड में रख के यूनिवर्स चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हॉकिंस के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि गॉड नजर रखे हुए हैं यूनिवर्स पे और यूनिवर्स उनके हिसाब से काम कर रहा है, ये हॉकिंस का मानना था, ठीक है। आगे, एट द एज ऑफ 21 स्टीफन हॉकिंस वाज डायग्नोस्ड विद, देखो 21 ईयर्स में उनको कौन सा प्रॉब्लम आ गया? एएलएस। एएलएस मतलब एमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस और एलओयू, ठीक है, बीमारी का नाम है, या फिर दूसरा नाम क्या है? लव जिर्क डिजीज, सॉरी। In a very simple sense, the nerves that control his muscles were shutting down. आखिर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो उनकी जो नर्व्स है, जो बॉडी में नर्व सिस्टम है, जो ब्रेन से ईच एंड एवरी मसल्स तक कनेक्टेड है, वो शट हो रही थी, ठीक है। नर्व सिस्टम जो मसल्स को कंट्रोल करती वो शट हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपने मसल्स पे कंट्रोल छोड़ रहे हैं। एट द टाइम डॉक्टर गेव हिम 2.5 years टू लिव, और डॉक्टर ने क्या कहा था कि अब तुम 2 या 2.5 साल जियोगे, 2 या 2.5 साल, ठीक है, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ, ठीक है, ही स्टिल अलाइव। हॉकिन फर्स्ट बिगेन टू नोटिस प्रॉब्लम विथ हिज फिजिकल हेल्थ व्हाइल ही वाज एट ऑक्सफोर्ड, ठीक है। उन्होंने अपनी हेल्थ में मतलब उन्होंने अपनी हेल्थ में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको नोटिस किया जब वो ऑक्सफोर्ड में थे। ऑन ओकेजन ही कुड ट्रिप एंड फॉल और स्लर हिज स्पीच, क्योंकि बहुत सारे ओकेजन पे वो ट्रिप मतलब शट हो गए और गिर गए, बहुत सारे ओकेजन पे वो चक्कर खाकर गिर गए, हमारे बेहोश होकर गिर गए, या उनकी स्पीच स्लरी हो गई। स्लरी मतलब बोलते बोलते हकला जाना या बोलने में प्रॉब्लम होना, यानी कुछ बोल रहे हैं लेकिन जबान स्लिप हो जाती बार बार, ठीक है, स्लर इन हिज स्पीच। ही डिडंट लुक इनटू द प्रॉब्लम अंटिल 1963 ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज। उन्होंने लेकिन अपने इस प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया 1963 तक, ठीक है, जब वो फर्स्ट ईयर में थे कैम्ब्रिज में, ठीक है। कैम्ब्रिज फर्स्ट ईयर यानी FY, 11th को भी FY कहते हैं, FYJC, और 13th को FY। अगर तुम बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम, BSc कर रहे हो तो BSc, आर्ट्स कर रहे हो तो FYBA। तो फर्स्ट ईयर मतलब FY एट कैम्ब्रिज, कॉलेज का नाम है, जगह का। फॉर द मोस्ट पार्ट हॉकिंस हैड केप्ट दी सिम्टम्स टू हिमसेल्फ। ज्यादातर हॉकिंस ने वो सिम्टम्स, वो जो बीमारी की निशानी अपने तक ही रखी, किसी को बताया नहीं। बट व्हेन हिज फादर टुक नोटिस ऑफ द कंडीशन ही टुक हॉकिंस टू सी अ डॉक्टर। लेकिन जब उनके पिताजी ने उनकी कंडीशन देखी, उनकी कंडीशन नोटिस की, तो वो उनको लेकर डॉक्टर के पास गए। फॉर द नेक्स्ट 2 weeks द 21 years old कॉलेज स्टूडेंट मेड हिज होम एट अ मेडिकल क्लिनिक। अगले 2 हफ्तों तक वो हॉस्पिटल में ही रहे, ठीक है, मेडिकल क्लिनिक में ही रहे। मतलब उनका 21 साल के कॉलेज स्टूडेंट ने मेडिकल को अपना घर बना लिया, मतलब वहीं रहना पड़ा उनको 2 हफ्तों तक, 14 days। वेरी अंडरवेंट अ सीरीज ऑफ टेस्ट, जहां पर उन पर बहुत सारे टेस्ट किए गए। देखो बीमारी डायग्नोस करने टेस्ट करना पड़ता है, जैसे ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, वैसा इनके ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स ने इन पर बहुत सारे टेस्ट किए, ठीक है। नेक्स्ट, they took a muscle sample from my arm, stuck electrode into me and inject some radioactive fluid into my spine and watched it going up and down with X-ray as they tilted the bed, he once said। हॉकिन ने कहा
कि उन लोगों ने मेरा मसल्स, बॉडी से मसल्स काट के लिया सैंपल के तौर पर टेस्ट करने के लिए। डॉक्टर्स ने मेरे बॉडी से मसल्स लिया, मसल्स का सैंपल लिया मेरे आर्म से। आर्म्स मतलब बाएं, हैंड्स, ठीक है। हैंड का अपर पार्ट, हैंड का जो बॉडी से टच पार्ट है शोल्डर के बाद, उसको आर्म्स कहते हैं। तो ये कह रहे कि उन्होंने मेरे आर्म से मसल्स काट के निकाले, यानी मसल्स का सैंपल लिया टेस्ट करने। स्टक इलेक्ट्रोड्स इनटू मी, और मेरे बॉडी पे इलेक्ट्रोड चिपका है। तुम कभी हम लोग हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने जाते हैं तो आईसीयू में तुमने देखा होगा बॉडी पे बहुत सारे इलेक्ट्रोड चिपकाए रहते हैं, ठीक है। इंजेक्टेड सम रेडियो ओपिक फ्लूइड, और कुछ रेडियो मतलब आवाज सुनाई देने वाली, ओपिक नजर आने वाली, कलर, ठीक है। फ्लूइड लिक्विड, उनके स्पाइन में, उनके स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड डाले जाते थे जो सुन और देखे और सुने जा सकते हैं। मतलब मशीन में, जैसे सोनोग्राफिक मशीन होती है जिससे बॉडी के अंदर जो रेजोनेंस होता है वो सुनाई देता है, और उसके हिसाब से मशीन इमेज बनाती है। शायद तुमने सुना होगा। देखो बहुत हाई लेवल के मेडिकल टर्म्स भी है इसमें। चैप्टर इज नॉट सो इजी, और बहुत टफ चैप्टर है, सीरियसली बोल रहा हूँ। जनरल टीचर्स को तो बहुत, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मैं थोड़ा बहुत आई कैन, लेकिन तुम्हारे समझाना मुश्किल। देखो रेडियो मतलब साउंड, ओपिक मतलब लाइट, तो दिखाई देने वाला, सुनाई देने वाला कुछ फ्लूइड जिनको वो स्पाइन में डाला डॉक्टर ने, और डॉक्टर वो फ्लूइड को ऊपर नीचे जाता हुआ देख रहे थे, ठीक है। मशीन्स में, एक्सरे में, एक्सरे मशीन में वो फ्लूइड ऊपर नीचे होता हुआ बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा था। एज दे टिल्टेड द बेड, जब उन्होंने बेड को टिल्ट किया, टिल्ट मतलब अब ये ऐसा बेड है तो ऐसा करना है, इसको बोलते हैं टिल्टिंग। बेड को स्लोप में उठाना, यानी बेड को ऊपर नीचे कर रहे थे वो लोग, या लेफ्ट राइट कर रहे थे। टिल्टिंग मतलब मूविंग लेफ्ट एंड राइट या अप एंड डाउन। ही वंस सेड, after all that they didn't tell me what I had expect that it would not multiple sclerosis and that I was a typical case, ठीक है। देखो ये सब होने के बावजूद भी डॉक्टर्स ने मुझे नहीं बताया, हॉकिंस कह रहे सब होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है। बजाय इसके खाली इतना मुझे पता चला कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है, मतलब ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी नहीं है, ये कोई टिपिकल रेयर केस है। मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ को होता है, यानी रेयर लोगों को ऐसी बीमारी होती है, ऐसा जल्दी किसी में ये बीमारी पाई नहीं जाती, ठीक है। इवेंचुअली हाउएवर डॉक्टर डिड डायग्नोस हॉकिन विद द अर्ली स्टेजेस ऑफ ALS, ठीक है। डॉक्टर्स ने कैसा भी करके उनको अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया। डायग्नोस मतलब बीमारी का पता लगाया अर्ली स्टेज में। कौन सी बीमारी का? ALS। बहुत इट वॉज डिवास्टेटिंग न्यूज फॉर हिम एंड हिज फैमिली। डिवास्टेटिंग मतलब बहुत डिस्ट्रॉइंग, तकलीफ देने वाली, बर्बादी वाली न्यूज थी उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए। बट अ फ्यू इवेंट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग कंप्लीटली डेस्पोडेंट। लेकिन कुछ इवेंट्स, कुछ ऐसे हादसा हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्होंने बचा लिया उनको पूरी तरह से उम्मीद छोड़ने से। मतलब उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो उन्होंने पूरी उम्मीदें नहीं छोड़ी। क्या थे वो इवेंट्स? देखते हैं। द फर्स्ट ऑफ दिस केम व्हाइल हॉकिंस वाज स्टिल इन द हॉस्पिटल। पहला इवेंट तब हुआ जब वो हॉस्पिटल में ही थे। देयर ही शेयर्ड अ रूम विद अ बॉय सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया। वहां पर जो हॉस्पिटल में, जो रूम में उनको रखा गया था, तो रूम में एक और पेशेंट था, जो एक और लड़का था जो ल्यूकेमिया की बीमारी से सफर कर रहा था। नाउ व्हाट इज ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया, देखो यहाँ ल्यूकेमिया के बारे में दिया है। क्या है वो? मैलिग्नेंट प्रोग्रेसिव डिजीज इन विच द बोन मैरो एंड द अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन प्रोड्यूस इंक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूकेमिया वो बीमारी है जिसमें बॉडी में व्हाइट WBC बढ़ जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है? ब्लड वाले बोन मैरो में, और जो ब्लड वाले ऑर्गन है, देखो ब्लड वाला ऑर्गन है जिसमें ब्लड ज्यादातर हमेशा पंप होते रहता है, हार्ट है, ठीक है। वैसे तो लेकिन ऐसे ऑर्गन में, ठीक है, हार्ट में, किडनी में, इसके अलावा बोन मैरो में। बोन मैरो मतलब हमारी हड्डियों के बीच में एक सॉफ्ट मास रहता है मसल्स का। हमारी हड्डियों के अंदर इंटरनल में एक सॉफ्ट मसल होता है, ठीक है, उसे कहते हैं बोन मैरो। ऑलराइट, तो बोन मैरो WBC बनाने लगता है और दूसरे ऑर्गन भी ज्यादा WBC,
इंक्रीज हो जाता है WBC का प्रोडक्शन बॉडी में, और ऐसी बीमारी को कहते हैं लुकेमिया। ठीक है, सो लुकेमिया रिलेटिव टू व्हाट हिज रूममेट वाज गोइंग थ्रू, हॉकिंस लेटर रिफ्लेक्टेड हिज सिचुएशन सीम्स टू मोर टॉलरेबल। देखो उनका जो रूममेट था उसको ये बीमारी थी लुकेमिया, उनको उसको देखकर ऐसा फील होने लगा, जो वो बेचारा झेल रहा था रिफ्लेक्ट, उसको देखकर हॉकिंस को ऐसा फील होने लगा कि मेरी बीमारी तो काफी टॉलरेबल है, मतलब बर्दाश्त करने लायक है। यहाँ पर उनका एक होप बढ़ गया कि वो बेचारा लुकेमिया झेल रहा है और टॉलरेट नहीं कर पा रहा, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मेरी बीमारी तो, मेरा सिचुएशन तो ज्यादा टॉलरेबल है उससे, मतलब ज्यादा सहनशील है, ज्यादा बर्दाश्त करने जैसा है। ठीक है, नॉट लॉन्ग आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉकिन हैड अ ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। हॉस्पिटल से छूटने के बाद ही उनके मन में एक सपना था कि वो आगे जाएंगे। ठीक है, नॉट लॉन्ग आफ्टर ही रिलीज, हॉस्पिटल से रिलीज होने के ज्यादा टाइम के बाद भी नहीं, हॉकिंग के अंदर अपना एक सपना था, क्या, दैट ही वॉज गोइंग टू बी, वो देखो एग्जीक्यूटेड मतलब पुट यानी यूटिलाइज, यूज करेंगे। ठीक है, उनके मन में एक सपना था कि वो उसको यूज करेंगे। क्या, देखो, ही सेड दिस ड्रीम मेड हिम रियलाइज, उनको उनका कहना था कि ये सपना उनको ये महसूस करवाने लगा कि अब जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है करने के लिए। ठीक है, उनका सपना था कि कुछ करना है। ठीक है, और यही सपना उनको महसूस करवाता था कि क्या, अब जिंदगी में कुछ तो, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब बहुत कुछ है अभी करने के लिए। ठीक है, इन अ सेंस हॉकिंस डिजीज हेल्प्ड हिम बिकम द नोटेड साइंटिस्ट ही इज टुडे। आकर रियल सेंस में देखा जाए, आकर प्रॉपर समझा जाए तो हॉकिंस की बीमारी ने मदद किया उनको एक फेमस साइंटिस्ट बनने में, जो आज वो है। आज हॉकिंस जो बहुत फेमस साइंटिस्ट है वो किसकी वजह से है, उनकी बीमारी की वजह से। बिफोर द डायग्नोसिस हॉकिंस हैडंट ऑलवेज फोकस्ड ऑन हिज स्टडी, बीमारी का पता चलने से पहले हॉकिंस अपनी पढ़ाई पे इतना कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। बिफोर माई कंडीशन वॉज डायग्नोस्ड आई हैड बीन वेरी बोर्ड विथ लाइफ, कह रहे हैं हॉकिंस, खुद कह रहे हैं कि मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था, पक गया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। He said there had not seemed to be anything worth doing, और जिंदगी में कोई भी बोलते ना, कोई भी मजे वाला काम करने के लिए नहीं था, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ करूं, कुछ खास करने जैसा लग नहीं रहा था, बोर हो चुका था मैं जिंदगी से। With the sudden realization that he might not even live long enough to earn his PhD, लेकिन उनको जब बीमारी का पता चला और उनको ये महसूस हुआ कि वो आप जी नहीं सकते PhD करने तक भी। अब वो देखो, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल PhD होता है, 10th 12th फिर 3rd, आफ्टर 12 3 साल के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद PhD। ठीक है, ग्रेजुएशन के बेस पर यू कैन गो फॉर PhD। ठीक है, लेकिन अलग अलग देश में अलग अलग रूल्स हैं। जैसे हमारे यहाँ BSc के बाद, ग्रेजुएशन के बाद यू हैव टू टेक मास्टर डिग्री, फिर PhD कर सकते हो। ठीक है, तो PhD एक डिग्री है, बस इतना याद रखो, PhD एक डिग्री है। उनको ये महसूस हुआ कि अब वो PhD कर नहीं सकते, मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि PhD कर सकते हैं। ठीक है, देखो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल है। ठीक है, आफ्टर 10 फिर 12, इंडिया में हमारे ऐसा चलता है 10 12 ग्रेजुएशन, BSc PhD एक्सेट्रा, MSc, तो एक डिग्री है। लेकिन दूसरी कंट्री में दे कैन डायरेक्टली गो फॉर, कुछ देशों में PhD कर सकते हैं। हॉकिंस poured himself into his work and research, जब उन्हें महसूस होने लगा अचानक में कि अब वो PhD तक तो नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से काम और रिसर्च में लगा दिया कि PhD तो मैं नहीं कर पाऊंगा, चलो अभी से कोशिश करता हूँ। as physically control over his body diminished, लेकिन उनका धीरे धीरे अपने बॉडी पे से कंट्रोल कम होता जा रहा था, diminished, going less, उनका फिजिकल कंट्रोल यानी हाथ पैर पे कंट्रोल कम होता जा रहा था। he had been forced to use a wheelchair by 1969, मजबूरन उनको व्हीलचेयर यूज करनी पड़ी 1969 में। द इफेक्ट ऑफ हिज डिजीज स्टार्टेड टू स्लो डाउन, उनकी बीमारी का असर धीरे पड़ने लगा, धीमा होने लगा। ओवर टाइम हाउएवर हॉकिंस एवर एक्सपैंडिंग करियर वाज accompanied by an
एवर वर्सनिंग फिजिकल हेल्थ, उनकी बीमारी का असर तो धीमा होने लगा था, लेकिन वक्त के हिसाब से, ठीक है, उनका करियर एक्सपांड होते जा रहा था, उनकी रिसर्च और उनकी बुक्स वो और वास्ट होते जा रही थी, ठीक है, लेकिन साथों साथ उनकी फिजिकल हेल्थ वर्स होते जा रही थी, करियर आगे बढ़ते जा रहा था और हालात मतलब व्हील चेयर पर आ गए थे, धीरे धीरे तो फेस मूवमेंट भी खत्म हो गया था, ठीक है, फिजिकल हेल्थ वर्स होते जा रही थी और करियर आगे बढ़ता जा रहा था. By the mid 1917, the Hawkins family had taken in one of the Hawkins graduate student to help manage his care and work. ठीक है, 1970 में हॉकिन फैमिली ने हॉकिंस के ग्रेजुएट स्टूडेंट को उसकी हेल्प और मैनेज और उसकी मदद और उसके साथ काम करने के लिए रख लिया. मतलब हॉकिंस के साथ ही जो स्टूडेंट था, ग्रेजुएट स्टूडेंट, वो हॉकिंस के साथ ही रहेगा, उसकी देखभाल करेगा और उसके लिए काम करेगा. मतलब वो बोलेंगे ये लिखेगा, समझ रहे हैं ना, उनके बोलने पर ये लिखते जाएगा, ठीक है. आगे जैसे अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 10th बोर्ड में आईक्यू बच्चों को राइटर मिलता है, यानी जो बच्चे वीक है, जिनके पास आईक्यू है, तो आईक्यू सर्टिफिकेट स्कूल में देने पर गवर्नमेंट की तरफ से ऑप्शन है कि आखिर आपको राइटर चाहिए तो आपका बच्चा सिर्फ डिक्टेट करेगा, राइटर लिखेगा, ठीक है. तो सिमिलर उनकी फैमिली ने एक लड़के को, स्टूडेंट को मैनेज किया, ग्रेजुएट स्टूडेंट को, जो उनकी देखभाल करे और उनके लिए काम करे. He could still feed himself and get out of bed, but virtually everything else required assistant. देखो अभी भी हॉकिंस कंडीशन में थे, इतने ठीक थे कि वो अपने हाथ से खा पी सकते थे खाना और अपने बेड से खुद उठ सकते थे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा बाकी सब काम में उनको असिस्टेंट चाहिए था. असिस्टेंट मतलब हेल्प. इन एडिशन हिज स्पीच हैड बिकम इंक्रीजिंगली स्लर्ड. इसके साथ साथ उनकी जो बात करना, स्पीच, उनकी जो बोली थी वो भी और ज्यादा स्लर होती जा रही थी. मतलब अब तो वो वर्ड्स भी नहीं बना पाते थे, मुंह से बोलने में वर्ड्स नहीं बना पाते थे. सो दैट ओनली हु नोज हिम वेल कुल अंडरस्टैंड हिम. तो जो उनको अच्छे से जानता है वही उनकी बात समझ पाता था, क्योंकि उनके स्पीच बोल नहीं पा रहे थे बराबर, वर्ड्स बराबर नहीं बन रहा था, क्योंकि जबान कंट्रोल नहीं हो रही थी, ठीक है. जबान में जो मसल्स है, टंग मसल्स, वो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे. इन 1985 he lost his voice for good following a tracheotomy, ठीक है. 1985 में उन्होंने अपनी आवाज भी खो दी. 1985 में उन्होंने अपनी आवाज भी खो दी. क्यों? ट्रैकियोटोमी की वजह से. ट्रैकियोटोमी मतलब ट्रैकियोटोमी, ठीक है. ट्रैकियोटोमी मतलब गले का जो पाइप है, विंड पाइप, उसमें होल करते हैं नेक पे सांस लेने के लिए, क्योंकि इनके मसल्स वीक होते जा रहे थे. तो इनके जो बोलते हैं ना, लंग्स इतने स्ट्रांग नहीं बचे कि नोज से एयर को नोज से रेस्पिरेशन कर सके. तो नेक में होल किया जाता है, उसको कहते हैं ट्रैक्टोमी, ठीक है, ट्रैकियोटोमी. तो ट्रैकियोटोमी के लिए जब उनका ट्रैकियोटोमी किया गया, यानी नेक में होल किया गया और पाइप लगाया गया सांस लेने के लिए, तो तब उनकी आवाज पूरी तरह से, फिर उनके बोलने की शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि सांस अब वो गले से ले रहे, नाक से नहीं. द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर्ड 24 आवर्स नर्सरिंग फॉर दी कंप्लेंट फिजिस्ट, ठीक है. और जो सिचुएशन उनका था, जो कंडीशन था, उसकी वजह से उनको 24 घंटे नर्सरिंग मतलब 24 घंटे केयर की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है. ये अक्लेम्ड मतलब वैल्यूएबल, जाने माने फिजिस्ट, ठीक है, फिजिक्स के मास्टर. इट इज ऑल्सो पुट इन फेरिल हॉकिंस एबिलिटी टू डू हिज वर्क. इट ऑल्सो पुट इन फेरिल, और इसकी वजह से डेंजर में आ गया, मतलब सीरियस हो गया, उनको अपना काम करना और प्रॉब्लम बढ़ गया. फेरिल मतलब डेंजर या बुरे हालात हो गए. इसकी वजह से उनके लिए हालात और बुरे हो गए कि अब वो अपना काम पहले की तरह नहीं कर सकते. जो वो थियोरी सोच रहे थे और लोगों को लिख रहे थे, बुक्स लिख रहे थे ऑथर, और कॉस्मोलॉजी के बारे में जो उन्होंने रिसर्च की, ये सब अब उनके लिए करना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ तक की आवाज भी चली गई, ठीक है ना. हाथ पैर तो बंद हो ही गए, आवाज तक भी उनकी बंद हो गई. तो इसके लिए इट इज ऑल्सो पुट इन प्रिल मतलब डेंजर या इमरजेंसी.
और उनको इमरजेंसी में या और उनको इधर बोल सकते हैं बुरा, वर्स, और बुरा हो गया उनके साथ कि वो आप काम भी नहीं कर सकते. The predicament caused the attention of कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्राम. ठीक है, ये हालात की वजह से, ये जो कंडीशन था, प्रीडिकेमेंट मतलब कंडीशन, सिचुएशन, ये सिचुएशन ने किसका ध्यान खींचा? कैलिफोर्निया के कंप्यूटर प्रोग्रामर का, who had developed a speaking program that could be directed by head और eye movement. जो कैलिफोर्निया के कंप्यूटर प्रोग्रामर थे उनका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ कि ऐसी कोई मशीन बनना चाहिए जो इशारे पर बात करे या इशारे पर वर्ड्स बनाए, इशारे, मुंडी के इशारों पर, हेड के इशारों पर या आइज के मूवमेंट पर मशीन सेंटेंसेस डेवलप करे कि क्या बोलना चाहता है. आंखों के इशारे, देखो इनके पास जो मशीन है ना, इनकी चेयर पे जो मशीन लगी थी, ये बोल भी नहीं सकते, लेकिन इनकी आंखों के इशारे को मशीन वर्ड्स में ट्रांसलेट करती है. ठीक है, वो मशीन. तो कौन मशीन बनाया? ये कैलिफोर्निया के कंप्यूटर प्रोग्रामर. ठीक है, उन्होंने ये ऐसी मशीन बनाई जो आंखों के इशारे पर बात, मतलब आंखों के इशारे को वर्ड्स में कन्वर्ट करती है. द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सिलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट वेर देन बेस्ड थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर. ठीक है, राइट. ये मशीन, ये इन्वेंशन की वजह से हॉकिंस अपनी आंखों से वर्ड चुन सकते थे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो वो बोलना चाहते हैं, जो उनकी स्पीच सिंथेसाइजर, मतलब ये मशीन का नाम है, समझ लो. ठीक है, स्पीच सिंथेसाइजर मतलब बोली बनाना, बोली क्रिएट करना, सिंथेसिस मतलब बनाना. ठीक है, तो ऐसी मशीन जो आंखों से वर्ड सिलेक्ट करते थे और आंखों से वर्ड सिलेक्ट होते हैं, और जो वो मन में उनके है वो बात मशीन के थ्रू बाहर आती है. ठीक है, और वो उनकी आंखों के थ्रू मशीन में वर्ड सिलेक्ट करके मशीन उसको, तो इसको स्पीच सिंथेसाइजर कहते हैं. ठीक है, एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन हॉकिंस हु स्टिल हैड यूज ऑफ हिज फिंगर सिलेक्टेड हिज वर्ड विद द हैंडल क्लिकर. ठीक है, जब मशीन इन्वेंट हुई उस वक्त तक हॉकिंस का हाथ, मतलब हाथ की उंगलियां चल रही थी. उस वक्त वो अपनी हाथ की उंगलियों से क्लिक करके, हैंड हेल्ड क्लिकर मतलब हाथ में क्लिकर लेकर उसको क्लिक करके वर्ड सिंथेसाइज कर पाते थे. मुंह से नहीं बोल पाते थे, लेकिन फिंगर्स वर्क कर रही थी तो उससे क्लिक करके चल रहा था. टुडे विथ वर्चुअली ऑल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी गॉन, लेकिन आज जब उनके बॉडी का पूरा कंट्रोल जा चुका है, हॉकिंग डायरेक्ट्स द प्रोग्राम थ्रू अ चीक मसल्स अटैच्ड टू द सेंसर. तो वो मशीन को किसके हिसाब से प्रोग्राम करते हैं, मशीन को कैसे डायरेक्शन देते हैं, कैसे आदेश देते हैं? बाय चीक मसल्स, गाल. ठीक है, चीक मसल्स, नोज के दोनों साइड पे जो गाल है, चीक. ठीक है, पोयम तो पढ़ा ही होगा, चबी चिक्स, डिम्पल चिन. ठीक है, चबी चिक्स. थ्रू द प्रोग्राम एंड द हेल्प ऑफ असिस्टेंट, स्टीफन हॉकिंस हैज कंटिन्यूड टू राइट एट अ प्रोफेलिक रेट. ये प्रोग्राम की मदद से, ये मशीन प्रोग्राम की मदद से और उनके असिस्टेंट की मदद से स्टीफन हॉकिंस कंटिन्यूस लिख रहे हैं एट अ प्रोफेलिक रेट. प्रोफेलिक मतलब हाई लेवल पे लिख रहे हैं, हाई लेवल पे चीजों को लिख रहे हैं. ठीक है, मतलब हाई लेवल की थिंकिंग, कॉस्मोलॉजी और वो सब. हालांकि कभी वहां पर मतलब गए भी हॉकिंस, वो भी है, उनको रॉकेट से ले जाया गया, वो सब चीजें हैं, लेकिन हाई लेवल पे उनकी हाई रेट पे लिख रहे थे. ठीक है, प्रोफाइलिक मतलब हाई लेवल, रेट मतलब स्पीड. His work has included numerous scientific paper, of course, but also information for the non-scientific community. उनके जो वर्क है उसमें बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स है, लेकिन नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, क्या देखते हैं? हॉकिंस हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन अ कांस्टेंट कंसर्न. उनकी हालत हमेशा चिंता का विषय रहा है. उनकी हालत ऑफ कोर्स विषय रहा है, कंसर्न चिंता का. ठीक है, कांस्टेंट लगातार, उनकी हालत लगातार चिंता का विषय रहा. अ वरी दैट वाज हाइटेंड इन 2009, ऐसी चिंता जो बहुत बढ़ गई थी 2009 में. ठीक है, व्हेन ही फेल्ड टू अपीयर एट अ कॉन्फ्रेंस इन एरिजोना बिकॉज ऑफ हिज चेस्ट इन्फेक्शन. जब वो एरिजोना के कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाए चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से, मतलब ये चिंता बढ़ गई.
In April, Hawkins, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge, was rushed to hospital for being what university official described as a gravely ill. ठीक है, उनको देखो अप्रैल में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया. ठीक है, अप्रैल में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और यूनिवर्सिटी ने उनको क्या बताया? ग्रेवली इल, बहुत ज्यादा बीमार. ठीक है, जब वो इन अप्रैल Hawking, who had already announced that he was retiring after 30 years from the post of Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge. देखो अप्रैल में उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, यानी स्टॉप ही गॉट, मतलब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं 30 साल कंटिन्यूस काम करने पर. क्या पोस्ट पर काम कर रहे थे वो? लुकेशियन प्रोफेसर की पोस्ट पर मैथमेटिक्स. कहाँ पर? कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. ठीक है, और उन्होंने पहले से अनाउंस किया, लेकिन अप्रैल में उन्होंने पहले ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया था, लेकिन अप्रैल में उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर यूनिवर्सिटी ने क्या कहा? उनकी हालत बहुत ग्रेवली इल. ठीक है, वॉज रश टू द हॉस्पिटल फॉर बीइंग व्हाट यूनिवर्सिटी ऑफिशियली डिस्क्राइब्ड एज ग्रेवली इल. रस्ट मतलब बहुत बोलते हैं ना, रस्ट, घाई में ले गया हॉस्पिटल. और यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर्स है उन्होंने क्या कहा सिचुएशन को? ग्रेवली इल, यानी बहुत ज़्यादा बीमार है. इट वॉज लेटर अनाउंस, लेकिन बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि सब कुछ रिकवर हो गया. दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक अ फुल रिकवरी, कि वो पूरी तरह से ठीक हो गए. ठीक है, आई होप चैप्टर समझा. बाय दिस आई हैव एंडेड द चैप्टर. ठीक है, आखिर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो. देखो चैप्टर में बहुत सारे साइंटिफिक और मेडिकल टर्म्स है. ठीक है, तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द मीनिंग, लेकिन उसके बाद वो तुम्हारे लिए एकदम फ्रेश नहीं हुए, तो थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है. मे बी वीडियो रिपीट करके देखो. ठीक है, वीडियो रिप्ले करके देखो, यू विल गेट टू नो. कुछ चीज़ें ऑनलाइन यू कैन सर्च ऑन क्रोम, ऑन नेटवर्क, ऑन इंटरनेट, जो भी है कि यू कैन गेट, गूगल पे सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज दिस. फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट. आई होप चैप्टर समझा. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो. थैंक्स.